हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहानियाँ प्लस, जहां हम आपके लिए हर दिन नई कहानियाँ लेकर आते रहते हैं। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर देखा तो अज्ञात नंबर था। हेलो जी हेलो, दूसरी ओर से आवाज़ आई। आवाज़ किसी औरत की थी। मैंने पूछा, कौन मोहतरमा बोल रही हैं? तो वहाँ से आवाज़ आई, जी मैं वृंदा, कितरपुर से। क्या मेहमान जी से बात हो सकती है? जी बताइए, मोहन ही बोल रहा हूँ। जी बात यह थी कि मैं भी कहानियाँ कविताएं लिखती हूँ। आपके दोस्त प्रीतम ने आपका नंबर दिया था, आपका मार्गदर्शन चाहती हूँ। तभी वो लड़का कहता है, क्या आप नवोदित लेखिका हैं? जी हाँ, लेकिन लिखने की बहुत शौकीन हूँ, वृंदा जी कहती हैं। तभी कहता है, आप ऐसा करें कि अभी आप स्थानीय पत्र पत्रिकाओं में अपनी रचनाएं प्रकाशन के लिए भेजें। जब आपका आत्मविश्वास बढ़ जाए तो राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में अपनी रचनाएं भेजें। और हाँ, अच्छा साहित्य खूब पढ़ें। यह कहते हुए वृंदा को मैंने कुछ पत्र पत्रिकाओं के नाम पते बता दिए थे, जिससे वह अपनी साहित्य को और अच्छा बना सकें। पत्र पत्रिकाओं में लिखने का तरीका भी बता दिया था। इस औपचारिक वार्तालाप के बाद मैंने वृंदा का नंबर उसके नाम से सेव कर लिया था। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर भी था। माई स्टेटस पर उसकी पोस्ट आने लगी। यदा कदा मैं भी उसकी पोस्ट देख और पढ़ लेता। इसी से पता चला कि वृंदा 2 बच्चों की माँ है और किसी सरकारी स्कूल में प्रधानाध्यापिका भी है। वृंदा की पोस्ट में सुंदर साहित्यिक रचनाएं और कविताएं हुआ करती थीं। मैं उन्हें पढ़कर काफ़ी प्रभावित हुआ करता था। एक नवोदित रचनाकार इतनी सुंदर और ऐसी साहित्यिक रचनाएं लिखे तो गर्व होना तो स्वाभाविक था। वृंदा की रचनाओं के विषय के अनुसार मैंने उसे कुछ पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशन के लिए प्रेरित करने की सलाह दी। कोई रचना मुझे ज़्यादा ही पसंद आती तो मैं उस पर उसी के अनुरूप अपना कमेंट भी लिख या भेज दिया करता था। धीरे धीरे वृंदा की रचनाएं रोमानियत के सांचे में ढलने लगी थी। प्रेम के अलाव की तपिश में भी पकने लगी थी। उसने इश्क का धुआं उठने लगा और मोहब्बत का माहौल बनने लगा था। उन्हें पढ़कर ऐसा एहसास होता था कि वे दिल में उतर रही हैं। उन्हें पढ़कर आनंद की अनुभूति तो होती, फिर भी मैं ऐसी रचनाओं पर अपने कमेंट्स देने से बहुत बचता था। एक दिन वृंदा ने अपनी कोई पुरस्कृत रचना मेरे व्हाट्सएप ऐप पर प्रेरित की और उस पर मेरी टिप्पणी मांगी। तो मैंने रचना देखी। रचना वाकई काबिले तारीफ थी। मैंने उस पर अपनी संतुलित टिप्पणी भेज दी। इसके बाद मेरी रुचि वृंदा की रचनाओं में और भी ज़्यादा जागृत होने लगी थी। उसकी रचनाओं में एक कशिश भी थी जो उनको पढ़ने को मजबूर करती थी। उनकी रोमानियत दिल को छू लेती थी। उनको पढ़कर कोई मुश्किल से ही अपने आप को उस पर कमेंट देने से रोक सकता था। हर रचना ऐसी होती थी जैसे पढ़ने वाले के लिए ही लिखी गई हो। कई बार तो वृंदा की रचनाएं इतनी व्यक्तिगत होती थी कि उन्हें पढ़कर ऐसा लगता था कि निश्चित ही वह किसी मोहब्बत के सागर में गोते लगा रही है।
एक दिन मैंने वृंदा को मैसेज भेजा, वृंदा, इतनी भावना प्रधान रचनाएं कैसे लिख लेती हो? जवाब तुरंत हाजिर था, प्रेम। इस ढाई आखर के प्रेम के साथ 2 प्यारे इमोजी बने हुए थे। मैं बहुत ही अचंभित था कि कोई शादीशुदा महिला किसी अपरिचित से व्यक्ति के सामने इतनी शीघ्रता से कैसे अपने प्रेम का प्रकटीकरण कर सकती है। मन में एक साथ अनेक सवाल उठ खड़े हुए। कौन है वह खुशनसीब जिसके प्यार में वृंदा डूबी हुई है? क्या वह अपने परिवार में खुश नहीं, जो उसे प्रेम की तलाश कहीं और करनी पड़ रही है? पर उसका पति भी तो उसकी पोस्ट पढ़ता होगा ना। खुद से मैंने ये सब सवाल किए। शायद नहीं तो अब तक बवंडर हो गया होता। शायद वृंदा की पोस्ट ही इतनी इश्कियत थी कि अतः मैं जेहन में एक सवाल और उठा, यह वृंदा कहीं मुझसे तो? यह सोचते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। आदमी की आदत कि वह ख्याली पुलाव पका कर खुश होता रहता है। इतनी खूबसूरत महिला को मुझसे इश्क हो जाए तो कहना ही क्या। तभी मुझे अपने परिवार का ख्याल आया और मन में खटास उत्पन्न हो गई। लेकिन यह पहली ही रही कि वृंदा किस पर फिदा है। वृंदा के इश्किया मिजाज को देखते हुए अपना मन भी इश्किया हो उठा। अब मैं उसकी पोस्ट पर कमेंट देते समय इश्किया शब्दों का प्रयोग करने लगा। इस कम वक्त इश्क का मिजाज ही ऐसा होता है ना। उम्र देखता है ना रंग देखता है, बस सबको अपने रंग में रंग लेता है। बड़े बड़े रसूखदार इज्जतदार इश्क के परवाने बन प्रेम की समा में यूं ही न भस्म हो बैठे। हम भी इश्किया परवाने बन प्रेम की समा पर जलने को बेचैन हो उठे। हमने भी शर्म लिहाज छोड़ वृंदा की पोस्ट पर एक से बढ़कर एक इश्किया कमेंट दे मारे। वृंदा समझ गई कि हम पर इश्क का भूत सवार हो रहा था। हमारा इश्किया भूत उतारने के मकसद से या फिर किसी और सिरफिरे को ठीक करने के लिए एक दिन उसने एक चुटकुला पोस्ट किया, लड़का और लड़की से, क्या तुम्हारा कोई पुरुष मित्र है? तभी लड़की का, हाँ है। लड़का, तुम इतनी खूबसूरत हो मोहतरमा कि तुम्हारे 2 पुरुष मित्र होने चाहिए। लड़की, मेरे 3 पुरुष मित्र हैं और तुम्हें अपना पुरुष मित्र बनाकर मैं उन तीनों को धोखा नहीं देना चाहती। वृंदा ने उस चुटकुले के नीचे 3 हंसते हुए इमोजी भी बना रखे थे, पर मुझे लगा यह मेरे लिए ही संकेत है और वृंदा के पहले से ही कुछ पुरुष मित्र हैं। मैंने उसके इस चुटकुले पर कोई कमेंट तो नहीं लिखा, लेकिन जैसे को तैसा जवाब देने की तर्ज पर 5 हंसते हुए इमोजी जवाब में भेज दिए। किसी औरत के दिल को जलाने के लिए इससे बेहतर तरीका हो ही नहीं सकता था। उसने मेरे 5 इमोजी का अर्थ यह लगाया कि मेरी 5 महिला मित्र हैं। यहाँ तो उल्टा ही हो गया। इससे आहत
हो वृंदा ने अगले 2-3 दिनों तक कोई पोस्ट नहीं भेजी। लगता था वह सौतिया डांट से पीड़ित हो गई। इसके बाद वृंदा की पोस्ट रुमानी होने के बजाय गमगीन और पलायनवादी हो गई। वह अपनी पोस्ट के जरिए यह दर्शाने लगी कि वह दुनिया की सबसे दुखी औरत है। घर में तो उसे एक क्षण का चैन नहीं। स्कूल में आकर ही उसे कुछ राहत मिलती है। अब मैं उसकी पोस्ट पढ़ तो लेता था, लेकिन कमेंट देना बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि ज़रूरी नहीं था कि उसकी पोस्ट मेरे लिए थी। एक दिन 10 बजे के आसपास वृंदा ने एक बड़ी ही दुख भरी पोस्ट प्रेरित की। छोड़ जाऊंगी तेरे आसपास मैं खुद को इस तरह, रोज तिनके तिनके सा। यह पोस्ट ऐसी थी जिसे पढ़कर किसी भी आशिक का दिल पिघल सकता था, लेकिन यहाँ तो आशिक का ही पता नहीं था। इसलिए मेरे लिए संवेदना प्रकट करने का कोई सवाल ही नहीं था। महबूब के प्रेम से धोखा खाकर इतनी आहत नहीं होती जितनी उसकी उपेक्षा से वृंदा लगभग हर समय ऑनलाइन रहती थी। लेकिन आज माय स्टेटस पर अपनी यह दुख भरी पोस्ट 10 बजे के आसपास डालकर ऑफलाइन हो गई। मैं यह सोचकर कि ऑफलाइन होने के अनेक कारण हो सकते हैं, मैं अपने काम में व्यस्त हो गया। 1 बजे के आसपास किसी ने डोरबेल बजाई। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो मेरे होश ही उड़ गए थे। नीचे दरवाजे के सामने 2 पुलिस वाले खड़े थे। आखिर मेरे घर पर पुलिस क्यों आई थी? मैंने तो अपनी जानकारी में कोई अपराध नहीं किया था। फिर पुलिस का मेरे घर पर क्या काम? यही सब सोचता हुआ मैं दरवाज़ा खोलने पहुंचा। दरवाज़ा खोलते ही उनमें से एक बोला, क्या आप ही मोहन हैं? जी हाँ, बताइए। आपको एक तफ्तीश के लिए किरतपुर थाने बुलाया गया है। इंस्पेक्टर साहब को आपसे कुछ सवालात करने हैं। लेकिन मामला क्या है? यह सब तो इंस्पेक्टर, हे भगवान, साहब ही बताएंगे। यह हमसे तो यह कहा है कि आपको थाने ले आए। आप तैयार होकर हमारे साथ चलें। तभी पुलिस के मेरे घर आने की खबर मेरे मोहल्ले में आग की तरह एकदम से फैल गई। हर कोई यह जानने को उत्सुक हो उठा था कि मैंने कौन सा अपराध किया। इससे पहले कि मेरे घर मजमा लगता, मैंने अपने परिवार का ढांढस बंधाया और उन 2 पुलिस वालों के साथ थाने की ओर चल पड़ा। थाने में इंस्पेक्टर के सामने मुझे पेश किया गया। उन्होंने मुझसे पूछताछ शुरू की। आप लेखक हैं? जी हाँ। क्या क्या लिखते हैं? तो मैंने कहा, कहानियाँ, कविताएं, व्यंग आदि और रोमानियत भरी बातें भी। इस इंस्पेक्टर ने प्रश्नवाचक दृष्टि से मेरी ओर देखते हुए कहा, जी, कहानी के हिसाब से और व्हाट्सएप पर भी रोमानियत का खूब तड़का लगाते हो।
इंस्पेक्टर ने कटाक्ष किया। जी मैं समझा नहीं, अभी समझाता हूँ। वैसे आप बड़े सज्जन बनने की कोशिश कर रहे हैं, फिर यह क्या है? यह कहते हुए इंस्पेक्टर ने वृंदा की पोस्ट और मेरे कमेंट्स की डिटेल्स मेरे सामने रख दी। आपको पता है लेखक महोदय, आपके कमेंट्स के कारण वृंदा ने सुबह 11 बजे के आसपास जहर खाकर जान देने की कोशिश की। तभी आप एक शादीशुदा महिला से प्रेम की पिंग बढ़ा रहे थे। आपको शर्म नहीं आती? अपने आप पर आपके खिलाफ वृंदा को आत्महत्या के लिए उकसाने का केस बनता है। यह सुनते ही मेरी हालत बिल्कुल पतली हो गई। फिर भी मैंने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, इंस्पेक्टर साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो आज तक उससे मिला भी नहीं। देखिए, अभी तो व्हाट्सएप डिटेल्स देखने के बाद शक के आधार पर आपको यहाँ बुलवाया गया है। अभी वृंदा बेहोशी की हालत में है। उसके होश में आने पर उसके बयान के आधार पर ही यह निर्णय लिया जाएगा कि आपको छोड़ें या फिर गिरफ्तार करें। तभी आपके सम्मान के कारण आपको लॉकअप में बंद नहीं कर रहा हूँ, मगर वृंदा के बयान होने तक आप पुलिस के निगरानी में थाने में ही रहेंगे। स्पष्ट था कि मेरी इज्जत का जनाजा पूरी तरह से निकल चुका था। मैं जानता था कि मेरी परिवार कितनी तकलीफ में होगा। नाते रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों को भी भनक लग चुकी थी कि किसी औरत से प्रेम प्रसंग के मामले में मुझे थाने में बैठा कर रखा गया है। विरोधियों की तो तिरछी बाछें ही खिल गई। उनके लिए तो मैं काला सियार था। लगभग 3 बजे शाम को वृंदा बयान देने के काबिल हुई। इंस्पेक्टर ने खुद अस्पताल जाकर उससे जहर खाने का कारण पूछा। मेरी सांसें एकदम से अटकी हुई थी कि वृंदा न जाने क्या बयान दे। अगर उसने मेरा नाम भी ले लिया तो समझो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाना। जय। थाने में बैठे बैठे मेरी रूह कांप रही थी। हवालात जाने का डर लगातार सता रहा था। इंस्पेक्टर साहब वृंदा का बयान लेकर अस्पताल से थाने आए। मुझे देखकर मुस्कुराए और कहा, मोहन बाबू, आप बच गए। हमें क्षमा करना जो आपको इतनी तकलीफ दी। वृंदा घरेलू कलह से तंग थी, जिसके कारण उसने जहर खाकर जान देने की कोशिश की थी। पर अब आप घर जा सकते हैं। तभी पुलिस आपको तंग नहीं करेगी। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मेरे सम्मान का क्या? मेरे सम्मान पर जो आँच आई है उसका क्या? इसके लिए मैं मोहन बाबू आपसे फिर से क्षमा चाहता हूँ। लेकिन शक के आधार पर पुलिस को कई बार ऐसी कार्रवाई करनी पड़ती है। आप इस पर एक अच्छी सी कहानी लिख सकते हैं, जिससे औरों को सबक मिले कि महिलाओं की पोस्ट पर कमेंट करने में सावधानी बरतें। ताकि यह कहकर इंस्पेक्टर साहब मुस्कुराएं और बदले में मैं भी मुस्कुरा पड़ा। कहानी लिखने की मेरी
तलाश पूरी हो चुकी है। मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता था इस कहानी से कि किसी की भी पोस्ट पर समझदारी से कमेंट करें। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।